स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे वैल्यू स्टॉक्स की। देखिए, मार्केट अगर रिकवर होता है तो क्या करना है, और मार्केट रिकवर नहीं भी होता है, आज एक रैली आई है, कल पता नहीं कैसा दिन हो, तो आपके पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स हैं या आप खरीदना चाहते हैं तो इनको जरूर स्टडी कर सकते हैं। कुछ एक ये लिस्ट है जो कि हमने ज़्यादातर जो ऑयल से जुड़े हुए या इस युद्ध से जुड़े हुए शेयर्स हैं जहाँ पर कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। वैसे तो डायरेक्टली ही सभी पर पड़ गया इम्पैक्ट तो, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पर कि बिल्कुल ही डायरेक्ट हो जाता है थोड़ा इम्पैक्ट। तो ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पर कि हमने असर देखने की कोशिश की है। देखिए, इसमें आईओसी एचपीसीएल क्रूड ऑयल से जुड़े हुए शेयर हैं, जेके टायर्स इसका रॉ मटेरियल क्रूड से जुड़ा हुआ है, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड यील्ड और जो रुपी डॉलर पर जो इम्पैक्ट आता है उसका इम्पैक्ट आता है इन बैंकिंग शेयरों पर। फिर ये जो नीचे के 3 शेयर हैं ये थोड़ा सा डिफेंसिव साइड पर हैं। डालमिया भारत शुगर, अगर ऑयल भागता है, मान लीजिए कि युद्ध चलता रहता है और ऑयल चलता रहता है, तो जो शुगर काउंटर्स में जो रैली आई थी वहाँ पर किस तरह से मूव बनना चाहिए। विप्रो एक काउंटर है आईटी में जहाँ पर कि किस तरह से मूव बनना चाहिए, क्योंकि ये आईटी प्लस प्रोडक्ट बिजनेस में। कोल इंडिया, यहाँ पर हमने देखा था कि ऑल्टरनेट फ्यूल के तौर पे कोल को लोग यूज़ करना चाह रहे थे, तो कोल इंडिया में एक रैली बनी थी। तो ये 3 काउंटर हैं जो कि हमने ऑयल के चलने या मार्केट के चलने के साथ साथ भी हो सकता है कि इनमें मूव दिखे, और बाकी ऑयल से जुड़े हुए शेयर है। अगर ऑयल गिरता है और ईरान अमेरिका वॉर बंद हो जाता है तो यहाँ पर पॉजिटिविटी शायद देखने के लिए मिले। अब इनमें भी क्या है कि वैल्यू है कि इनमें पी मल्टीपल देखिए आप, ज़्यादातर सेक्टर में ये वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक हैं। हमने चीपेस्ट स्टॉक ही निकाले हैं वैल्यूएशन टर्म में। आईओसी एचपीसीएल, देखो अभी तक इनके जो 3 क्वार्टर के रिजल्ट थे बहुत शानदार रहे थे, इसलिए ये वैल्यू दिख रही है। 25 रुपये की ईपीएस इनकी आईओसी की पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ था, ये पिछले 12 महीने की ईपीएस इतनी आ रही है, और 5.35 का पी मल्टीपल चल रहा है। मार्च में 28% गिर चुका है, एचपीसीएल भी 24% गिर चुका है। प्रदीप भाई, अगर किसी को लॉन्ग टर्म निवेशक के तौर पे देखना हो इन दोनों काउंटर को, तो ये देखने लायक हैं। कोई सपोर्ट लेवल या जहां पर किसी ने अगर 120 130 वाले भी लोग आ रहे थे आईओसी में पूछने वाले, एचपीसीएल में भी बहुत लोग पूछना चाहते हैं कि इसको ले लें या नहीं लें, क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोचे जा सकते हैं दोनों काउंटर? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी चार्ट वीकनेस है। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में हम सोच सकते हैं, लेकिन और थोड़ा वेट करके जाइए क्योंकि ओवरऑल एनवायरनमेंट थोड़ा खराब चल रहा है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा 120 से लेके 115, 115 से लेके 120 के आसपास अगर आता है तो उस हिसाब से मेरा आईओसी फेवरेट काउंटर रहेगा। बाकी आपका ये जो ओवरऑल लिस्ट है, इसमें से मुझे कोल इंडिया सबसे पसंद आ रहा है अभी के टाइम के हिसाब से देखा जाए। कोल इंडिया हमने कॉल भी दिया था, अच्छा खासा चला भी है, और स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। तो मुझे लगता है कि इजीली आपको यहाँ पे 480 उसके बाद 525 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। विप्रो भी अच्छा लगता है क्योंकि ओवरऑल अभी के हिसाब से वैल्यूएशंस देखेंगे आईटी में बहुत चीप हो चुका है, फेयर वैल्यूएशंस है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता। अगर लॉन्ग टर्म व्यू विप्रो एंड लॉन्ग टर्म व्यू अगर आपका कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स है तो डेफिनेटली मेरे तरफ से तो हाँ रहेगा। हिंदुस्तान पेट्रो आईओसी जैसे स्टॉक्स में मैं थोड़ा 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता अभी भी वेट करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि और एक बार डीप आपको देखने को मिल सकता है। जेके टायर्स में भी जिस तरीके से नॉन स्टॉप सेलिंग प्रेशर चल रहा है, आज थोड़ा 3.4% ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी अभी भी वेट करना चाहिए। एक बार 357 360 का मूव अगर नीचे के साइड में मिलता है तो वो एक फेयर वैल्यूएशन होगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 काउंटर प्रदीप भाई ने बताए, आईओसी, एचपीसीएल, जेके टायर और कोल इंडिया। कोल इंडिया पे प्रदीप जी की हमेशा से रिकमेंडेशन भी रही है, और आई रिमेंबर 390 या 400 के लेवल से प्रदीप भाई ने इसको बोला भी था। 5 रुपये के आसपास से केवल टारगेट रह गया था 480 वाला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रदीप भाई, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? कोल इंडिया का तो हमारा कॉल था ऑलमोस्ट 393 से, एंड उसका टारगेट भी अचीव हुआ है और हमने प्रॉफिट बुकिंग भी कर दिया है इसमें। लेकिन फिर से हमारा इसमें कवरेज स्टार्ट हुआ है थोड़ा बहुत, जिनका लंबा व्यू है 525 का न्यू टारगेट यहाँ पे रिवाइज होके आया है फंडामेंटल रिसर्च डेस्क से। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा कोल इंडिया को। ठीक है, और विप्रो पे क्या टारगेट बताया आपने प्रदीप जी?
विप्रो ना अभी इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये पिटा हुआ काउंटर है। एक स्टॉप लॉस विप्रो में मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे 175 में मेंटेन करेंगे तो इनाफ तो, लेकिन अभी नहीं चलेगा, इट विल टेक सम टाइम। टारगेट अगेन आपको 240 250 शॉर्ट टाइम में ही थोड़ा बहुत आपको आते हुए दिखाई देंगे। मैं अभी भी देख रहा हूँ 2-3 महीना कंसल्टेशन पे रह सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से आपको मूव यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। मतलब मैं वो बिलीवर नहीं हूँ कि एंथ्रोपिक आया है और आईटी इतना नीचे आ गया है तो ये ऊपर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। फिर से आपको घूम फिर के ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। जिस तरीके का माहौल अभी है थोड़ा खराब है, लेकिन बेस फॉर्मेशन आसपास में आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आती है बात बैंक्स की। बैंक्स बहुत पिटे हैं, आप लिस्ट में देख सकते हो। कैनरा बैंक करीब 22% पिटा है, एक्सिस बैंक 16% पिटा है मार्च महीने में। अब प्राइवेट बैंक में अगर सबसे सस्ती वैल्यूएशन मिल रही है तो वो एक्सिस बैंक में मिल रही है, कल तक की क्लोजिंग के हिसाब से 13.8। और कैनरा बैंक में, पीएसयू बैंक्स में, विद इन द पीएसयू बैंक्स वन ऑफ द चीपेस्ट एक वैल्यूएशन मिल रही है कैनरा बैंक में 6.5। हालांकि पीएनबी, यूनियन, ये सब भी सस्ते ही दिख रहे हैं, लेकिन कैनरा बैंक थोड़ा सा हमने लीडर्स टाइप पे जाकर फोकस करने की कोशिश की कि अगर बैंकिंग में देखना हो। अंबाला मैम, अगर कैनरा बैंक वर्सेस एक्सिस बैंक देखें तो क्या लेंगे, और अगर दोनों को ही देखना है कि भाई पीएसयू और प्राइवेट में दोनों ठीक लग रहे हो तो वो भी बता दीजिए। ओके, तो दोनों में से पहले तो जीता है एक्सिस, बट नॉट एट करंट प्राइस। और क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में रिकवरी की प्रोबेबिलिटी एंड मोमेंटम दोनों ज्यादा बनने के चांसेस है। ये एक्सेप्शनल इस बार का जो पीएसयूज ने दिखाया, हर बार वैसे ही होता है। तो फिलहाल के लिए एक्सिस बैंक में बट मुझे अभी और भी प्राइस करेक्शन, प्राइस में और डिस्काउंट आते हुए लग रहा है। राइट नाउ इट इज क्लोज टू 1200, 1194 है, क्लोज टू 1200 है। थोड़ा और रुकिए, थोड़ा मतलब 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 2 हफ्ते रुक जाइए, आपको कम से कम 1100 के आसपास ये मिल जाएगा। एंड दैट यू शुड थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग। और वहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान कर ले तो कम से कम बीइंग एन इन्वेस्टर, क्योंकि वैल्यूएशन की जब बात आती है तो हम इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढी जा रही है। तो यहाँ पर आपको 1300 से लेकर के कम से कम 1400 के टारगेट आपको दिख जाएंगे, क्योंकि जब ये होगा तो पूरी ब्रॉडर मार्केट हमारी नए हाइस की तरफ जाएगी, एंड दैट्स पॉसिबल। अगले 2 साल में हम ऐसे लुटे पिटे नहीं रह जाएंगे, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो लुटे पिटे मतलब इतना वीकनेस में नहीं रहेंगे, नए हाइस की तरफ कहीं ना कहीं बातें होंगी। क्योंकि युद्ध रुकेगा, आज नहीं तो कल कोई तो रुकवाएगा, वो कौन है आई डोंट नो। तो फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा डिस्काउंट एक्सपेक्ट करिए, जितना हो सके 1100 के आसपास। या तो फ्रेश पोजीशन बनाइए अगर नहीं है तो, या फिर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करिए, एवरेज करने की जिसको बोलते हैं। 1300 से 1450 वगैरह के टारगेट है जो आ जाएंगे। तो नजरिया होना चाहिए इन्वेस्टर वाला कम से कम 2 इयर्स का। और दूसरा, पीएसयू में ये वो बैंक नहीं है जिस पर मेरी नजर है। मैं यहाँ पर इस मार्केट में पीएसयू पॉकेट से देख रही हूँ 2 बैंक्स। एक तो मैं देख रही हूँ सेंट्रल बैंक, और एक देख रही हूँ मैं पीएनबी। तो सेंट्रल बैंक एक बार को आप चाहे तो फिर भी आप एक बार चाहे तो 32 रुपए के आसपास आज है, आप चाहे तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी ओके। 32 रुपए, 32 रुपए 80 पैसे पर अभी है आपका सेंट्रल बैंक। यहाँ खरीदते हैं तो लॉस है बहुत कम, सिर्फ 29.50 का स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन कर जाएं तो कम से कम 35 और 40 रुपए तो बेयर मिनिमम टारगेट है, जो कि अगले 2-3 महीने में आ जाने चाहिए। रही बात टारगेट, तो टारगेट रही बात इन्वेस्टमेंट वाले टारगेट, तो वो अप टू 50 का है। एंड सजेशन ये है, 32-33 की रेंज में खरीद रहे हो तो इन्वेस्टर की तरह 50 रुपए तक का वेट करना। बाकी ट्रेडिंग के टारगेट आपको दे दिया है, 35-40 तक तो आ ही जाएगा। ठीक है मैम, तो सेंट्रल बैंक यहाँ पर बाय करना है पीएसयू स्पेस में, और मैम ने बाकी दोनों बैंक्स पर भी राय दे दी। प्रदीप भाई, लास्ट एक सेक्टर और शेयर रह गया, वो है डालमिया भारत। 31% चला है इस महीने में, और वो हमें सबको रीज़न पता है कि भाई ऑयल चला है तो शुगर इथेनॉल वाली स्टोरी गर्म हो गई। शुगर की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में करीब 12% चली, इथेनॉल 35% कीमतें चली हैं। डालमिया भारत अच्छा चला है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज अभी भी पूरे शुगर स्पेस में सबसे सस्ते शेयरों में से एक है, कुल 9.5 के पी मल्टीपल पर मिल रहा है। आपको डालमिया भारत ज़्यादा अच्छा लगता है या कोई और शेयर? देखिए डालमिया भारत जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। एंड ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 445 450 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 375 के रेंज पे and बने रहिए। और एक काउंटर भी है बलरामपुर चीनी। अगर देखेंगे बलरामपुर चीनी भी मुझे अच्छा लगता है। चार्ट में अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस अभी भी है। एंड चार्ट में अभी भी मुझे लगता है कि एक बार जिस तरीके का प्राइस एक्शंस है, एक बार बलरामपुर चीनी आपको ऑलमोस्ट 498 का भी प्राइस चल रहा है।
तो आपको 610 620 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। और डालमिया भारत शुगर आपको 375 के स्टॉप लॉस के साथ 440 के टारगेट के हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। 440, बिल्कुल शरद सर भी यही बोल रहे थे 440 का टारगेट। हालांकि उन्होंने तो 310 पे इस काउंटर को आइडेंटिफाई कर लिया था। बहुत शानदार इस काउंटर ने रिटर्न दिया है, 400 रुपये तक आ गया ये काउंटर और अभी भी 440 तक जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब ये एक पोर्टफोलियो एक तरह से बन चुका है हमारा कि अगर हमें वैल्यू स्टॉक देखने, आप भी स्टडी कर लीजिएगा। ज़्यादा जो भी हमने एक लेवल्स बताने थे हमारे पैनलिस्ट से पूछ के, वो भी आपको बता दिए। और कहाँ पर बाय करना चाहिए, गिरावट में कहाँ बाय करना चाहिए और कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, वो सभी लेवल्स आपको मिल गए। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि वैल्यूएशन वाइज थोड़े से एक आपको बता दिए कि अट्रैक्टिव दिख रहे हैं एज ऑफ नाउ। बाकी आप अपनी स्टडी करते रहें। ठीक है प्रदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। अम्बाला मैम आप बने रहिए एफ&ओ शो के लिए। लेकिन प्रदीप भाई आपका डिस्क्लेमर और ले लेते हैं फटाफट से, वो 30 सेकंड वाला। जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स पे हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही कुछ रहा है हम क्लाइंट को भी देते हैं। हो सकता है कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम, नो ए गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको एंड मनी 9 के सारे दर्शकों को।